दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे जैव प्रौद्योगिकी के बारे में, साथ ही साथ जैव प्रौद्योगिकी के संबंधित प्रक्रिया जैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग तथा केमिकल इंजीनियरिंग के बारे में। बायोटेक्नोलॉजी को हम जैव प्रौद्योगिकी के नाम से जानते हैं और इस प्रौद्योगिकी के अंतर्गत मानव कल्याण के लिए जीवधारियों में वांछित सुधार करके उसका उपयोग बड़े पैमाने पर तथा गुणवत्तापूर्ण किया जाता है। इस प्रकार के सुधार को हम यहाँ पर आनुवांशिकी अभियांत्रिकी भी कहते हैं। जैव प्रौद्योगिकी एक ऐसा आधुनिक विज्ञान की शाखा है जिसमें जीवित कोशिकाओं, सूक्ष्म जीवों, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और जैविक अणुओं का उपयोग करके मानव के हित के लिए उत्पाद बनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए इंसुलिन का उत्पादन, जैव उर्वरक बायो फर्टिलाइजर का उत्पादन, टीके का निर्माण, वैक्सीन्स और जीन संवर्धित पौधे जीएम क्रॉप्स जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, ये सभी जैव प्रौद्योगिकी के अद्भुत उदाहरण हैं। तो एक अगर बात करें इस प्रक्रिया की, तो ये प्रक्रिया चिकित्सा और कृषि के क्षेत्र में अद्भुत क्रांति ला दी है। इसके प्रकार जेनेटिक इंजीनियरिंग तथा केमिकल इंजीनियरिंग होते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग वह प्रक्रिया होती है जिसमें किसी जीव के डीएनए में मैनिपुलेट करके उसके गुणों को बदला जाता है, अर्थात दोषपूर्ण जीन को हटाकर उसके स्थान पर डिजायर्ड या वांछित जीन को जोड़कर उसके गुणवत्ता तथा संख्यात्मक सुधार किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य ऐसे जीव बनाना जिसमें डिजायर कैरेक्टरिस्टिक अर्थात वांछित लक्षण हों, जैसे पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट, कीट प्रतिरोधी पौधे, इंसुलिन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया तथा डिजीज फ्री एनिमल्स, रोग रोधी जंतु। यह प्रक्रिया काफ़ी जटिल होती है और जेनेटिक इंजीनियरिंग का मूल सिद्धांत बहुत ही सरल है। यह जीव के डीएनए को कट किया जाता है, मॉडिफाई किया जाता है और रीजॉइन करके उसमें नया जीन या डिजायर कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करने की प्रक्रिया होती है। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट 3 मेन स्टेप पर आधारित है। पहला है आइसोलेशन ऑफ डीएनए। सर्वप्रथम यहाँ पर डीएनए को जीवधारी से अलग किया जाता है और इस प्रक्रिया में लाइसोजाइम का उपयोग किया जाता है। ऐसा डीएनए जो हमारे लिए वांछित होता है उसको सर्वप्रथम आइसोलेट किया जाता है और उसे हम डोनर डीएनए या डिजायर डीएनए या फॉरेन डीएनए भी कहते हैं। डोनर डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की सहायता से काटकर उसे वेक्टर के साथ लाइगेज एंजाइम की हेल्प से जोड़ा जाता है और इस प्रक्रिया में निर्माण होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए का, जिसे हम पुनर्संयोजित डीएनए भी कहते हैं। इस प्रकार बने रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट सेल अर्थात बैक्टीरिया, प्लांट या एनिमल में प्रविष्ट करा करके उसके लक्षणों को एक्सप्रेस अर्थात उसकी अभिव्यक्ति कराई जाती है। यदि हम शॉर्ट में बोलें तो वांछित जीन को कट करना, उसे जोड़ना, उसे वेक्टर की सहायता से ट्रांसफ़र करना तथा उसकी अभिव्यक्ति एक्सप्रेशन कराना, यही जेनेटिक इंजीनियरिंग का है गोल्डन प्रिंसिपल, जिससे साइंटिस्ट नए गुणों वाले जीव का निर्माण कर पा रहे हैं, जैसे बीटी कॉटन, इंसुलिन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया आदि। जेनेटिक इंजीनियरिंग के जनक, फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, पाउल बर्ग को माना जाता है।
उन्होंने सबसे पहले रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया था, जिसमें दो अलग अलग जीवों के डीएनए को जोड़कर बनाया था एक नया डीएनए। सन 1972 में उन्होंने सीमियन वायरस SV40 तथा बैक्टीरियोफेज लेम्डा डीएनए को जोड़कर पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार किया था। और इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए के तैयार करने के लिए उन्हें 1980 में नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री से सम्मानित किया गया था। यदि शॉर्ट में बात करें तो फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग पाउल वर्ग हैं, जिनकी डिस्कवरी रिकॉम्बिनेंट डीएनए है और उनको पुरस्कार मिला है नोबेल प्राइज। यही थी वो खोज जिसने बायोटेक्नोलॉजी तथा मॉडर्न जेनेटिक्स की दुनिया को ही बदल दिया। जेनेटिक इंजीनियरिंग के टूल्स, उपकरण। ऐसे सभी उपकरण जिनका उपयोग हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में करते हैं, उन्हें हम टूल्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग या आनुवांशिकी अभियांत्रिकी के उपकरण कहते हैं। इसमें लाइसोजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, वेक्टर्स, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, क्लोनिंग और इनके उपयोग तथा हानिकारक प्रभाव भी आते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का उपयोग करके किसी भी जीव के डीएनए को बदलकर नए गुण वाले ट्रेट्स लाए जा सकते हैं और इसका उद्देश्य किसी पौधे में कीट प्रतिरोधक क्षमता लाना, इंसुलिन जैसी लाइफ सेविंग दवाइयाँ बनाना या वैज्ञानिक शोध करना आदि शामिल है। इसके लिए हमें चाहिए कई विशेष प्रकार के टूल्स, जैसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, लाइगेज एंजाइम, वेक्टर और होस्ट सेल। सर्वप्रथम यहाँ पर लाइसोजाइम का प्रयोग करके किसी भी जीव के सेल वॉल को गला लेते हैं और इसमें सेलुलोज नामक एंजाइम का प्रयोग प्लांट सेल, जबकि काइटिनेज नामक एंजाइम का प्रयोग हम फंगस सेल के लिए करते हैं। इससे हम जेनेटिक इंजीनियरिंग का फर्स्ट स्टेप भी कहते हैं। जब हम बैक्टीरिया जैसे ई कोलाई से डीएनए निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें उसकी सेल वॉल को तोड़नी पड़ती है। लाइसोजाइम इस सेल वॉल को हाइड्रोलेज करके डीएनए को बाहर निकालने में मदद करता है। तो इस प्रकार लाइसोजाइम डीएनए निकालने वाला यह पहला टूल्स होगा। यह नेचुरली हमारे आंसुओं, टीयर्स तथा सलाइवा लार में पाया जाता है तथा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की वॉल पर ज़्यादा असर करता है। दूसरा टूल्स रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को हम मॉलिक्यूलर सीजर यानी आणविक कैंची कहते हैं, क्योंकि यह डीएनए को विशेष स्पेसिफिक साइट पर विशेष खंडों पर काटता है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज की खोज ने ही जेनेटिक इंजीनियरिंग की दिशा और दशा ही बदल दी। सन 1968 में 3 वैज्ञानिक वर्नर अर्बर, हैमिल्टन स्मिथ तथा डेनियल नाथन ने इस एंजाइम को खोजा था और ये डीएनए को विशेष स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस अर्थात विशिष्ट विलोम पद पर काटते हैं। इन्हीं एंजाइमों का प्रयोग डीएनए को काटने यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में किया जाने लगा। इस अद्भुत खोज के लिए तीनों वैज्ञानिकों को 1980 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जिसको हम मॉलिक्यूलर सीजर कहते हैं, और इसका उपयोग जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन करते हैं। Restriction enzymes are molecular seizure which cut DNA at a specific recognition site known as palindromic sequence। इस प्रकार से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम विशेष साइट पर काटने के लिए यहाँ पर टेक्नोलॉजी में उपयोग किए जाते हैं। अब बात करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जिसका नाम है
ECOR फर्स्ट एंजाइम। यह एंजाइम इश्चेरिकिया कोलाई के आर स्ट्रेन से प्राप्त किया गया है, जो कि DNA के स्ट्रैंड को GATTC विशेष अनुक्रमों पर काट देता है। इससे स्टिकी एंड बनते हैं, जिनकी मदद से DNA के नए फ्रेगमेंट को आसानी से जोड़ा जा सकता है। हम बात करेंगे टाइप ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कई प्रकार के होते हैं, जैसे टाइप फर्स्ट, ये DNA खंडों को रैंडम साइट पर रिकॉग्निशन साइट से काटते हैं। टाइप सेकेंड, ये एग्जैक्टली रिकॉग्निशन साइट का ही उपयोग करते हैं कट करने के लिए। और टाइप थर्ड, ये एंजाइम्स रिकॉग्निशन साइट के पास में कट करते हैं। इसी प्रकार से हम इसका उपयोग रिकॉम्बिनेंट DNA बनाने में करते हैं, जीन की मैपिंग में करते हैं तथा DNA फिंगरप्रिंटिंग में इस प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। अब हम बात करते हैं एक ऐसा एंजाइम जो DNA को वाहक से जोड़ने का काम करता है, जिसे DNA लाइगेज कहते हैं। DNA लाइगेज को हम मॉलिक्यूलर ग्लू या गम भी कहते हैं, क्योंकि यह DNA के टुकड़े को जोड़ने का काम करता है। और इस एंजाइम की खोज 1967 में वैज्ञानिक मार्टिन गिलर्ट, चार्ल्स रिडरसन तथा थॉमस क्ले और रॉबर्ट लेहमैन नामक वैज्ञानिकों ने की थी। इस एंजाइम का काम होता है कि DNA के डोप फ्रेगमेंट्स को आसानी से जोड़ना, और यह प्रयोग किया जाता है DNA रेप्लिकेशन प्रक्रिया में ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को जोड़ने के लिए। तथा रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी में जहां रिस्ट्रिक्शन एंजाइम DNA को काट देता है, तो उसे लाइगेज कटे हुए हिस्से को फास्फोडाइईस्टर बॉन्ड के द्वारा जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम DNA को काटता है, जबकि लाइगेज एंजाइम DNA को जोड़ता है। इसीलिए इसे कहा जाता है मॉलिक्यूलर ग्लू ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब हम बात करते हैं वाहक के बारे में। वाहक ऐसे DNA फ्रेगमेंट्स जो फॉरेन DNA को कैरी करते हैं, इसीलिए इन वाहक को हम वेहिकल भी कहते हैं, जो डिजायर्ड DNA को होस्ट सेल तक पहुंचाते हैं। Vector is a carrier molecule that carry the foreign DNA into a host organism। और essential feature of vector, हम बात करेंगे essential feature के बारे में। तो वेक्टर के लिए सबसे पहले ORI साइट मीन्स रेप्लिकेशन ओरिजिन साइट होना चाहिए, जहाँ से यह रेप्लिकेशन अर्थात द्विगुणन कर सके। सेलेक्ट लेबल मार्कर होना चाहिए, जिसमें यह किसी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को प्रयुक्त कर सके। क्लोनिंग साइट या रिस्ट्रिक्शन साइट भी होना चाहिए, जहां पर DNA को इंसर्ट किया जा सकता है, और साइज छोटी होनी चाहिए ताकि इसका ट्रांसफ़र आसानी से हो सके। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ वेक्टर्स, प्लाज्मिड के प्रकार। वेक्टर्स के प्रकार, वेक्टर्स में हम प्लाज्मिड का उपयोग करते हैं, जो कि सर्कुलर DNA होते हैं। ये बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, और इसका उपयोग करके एक आर्टिफिशियल वेक्टर PBR 322 तैयार किया गया है, जो सबसे सूटेबल वेक्टर है। दूसरा बैक्टीरियोफेज वेक्टर, इसे हम वायरस वेक्टर कहते हैं, जैसे लैम्डा फेज वेक्टर। कास्मिड ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, जिसे YAC, जबकि बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, जिसे BAC कहते हैं। इसका एग्जाम्पल सबसे सटीक PBR 322 प्लाज्मिड वेक्टर है, जिसे हम क्लोनिंग वेक्टर कहते हैं, क्योंकि इसमें 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन्स एम्पीसिलिन तथा टेट्रासाइक्लिन
पाया जाते हैं। अब हम बात करेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस विद्युत कण संचलन तकनीकी के बारे में। जब डीएनए को कट कर दिया जाता है तो हमें उन टुकड़ों को अलग करना होता है और यह टुकड़े को रिकॉम्बिनेंट डीएनए के द्वारा अलग किया जाता है। तो इसके लिए प्रयुक्त होता है विद्युत कण संचलन तकनीकी, और इस तकनीकी में डीएनए खंडों को अलग किया जाता है उनके साइज तथा आवेश के आधार पर। It is a technique used to separate DNA fragments based on their size and charge। इसी प्रकार से जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक ऐसी तकनीक है जिसमें डीएनए, आरएनए या प्रोटीन के टुकड़े को उनके साइज और चार्ज के आधार पर अलग किया जाता है। इसकी खोज 1950 के दशक में आर्नी टिनसिलियस ने की थी, जिन्होंने सबसे पहले जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के सिद्धांत को बताया था, जिसके लिए उन्हें 1948 में केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। इसके बाद ओलिवर स्मिथ 1955 में इसे जेल बेस्ड फॉर्म में विकसित किया, जिससे डीएनए और प्रोटीन को क्लियर बॉन्ड के रूप में देखा जा सका। आज यही तकनीक जेनेटिक इंजीनियरिंग में डीएनए एनालिसिस, फिंगरप्रिंटिंग और क्लोनिंग कन्फर्मेशन के लिए सबसे ज़रूरी स्टेप्स मानी जाती है। अगर हम शॉर्ट में बात करें तो अर्नी टिनसिलियस ने इसके सिद्धांत को खोजा था, जबकि ओलिवर स्मिथ ने इसके संचलन के इलेक्ट्रोफोरेसिस के सिद्धांत का इन्वेंशन किया था। डीएनए दरअसल नेगेटिव चार्ज वाला फ्रैगमेंट होता है। जब इसे जेल में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराई जाती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ यह जेल में चला जाता है, तो छोटे छोटे टुकड़े के रूप में ये देखा जाने लगता है। इस प्रकार से डीएनए फ्रैगमेंट्स को आसानी से अलग कर लिया जाता है, और इसमें प्रयोग होने वाले स्टेप, सबसे पहले एगेरोस जेल को तैयार किया जाता है। इस पर डीएनए के सैंपल्स लोड किए जाते हैं, इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड कराया जाता है और डीएनए फ्रैगमेंट्स इस प्रकार बॉन्ड के रूप में दिखाई देने लगते हैं, जिसमें इरिथियम ब्रोमाइड के द्वारा स्टेन करके इन्हें अल्ट्रावायलेट लाइट में देखा जाता है। इसका उपयोग डीएनए के एनालिसिस, विश्लेषण में, चेकिंग, सक्सेसफुल क्लोनिंग को के जांच में तथा डीएनए फिंगरप्रिंट जांच में किया जाता है। क्लोनिंग तथा क्लोनिंग का मतलब होता है जब किसी जीव या जीन की एग्जैक्ट कॉपी अर्थात प्रतिलिपि बनाई जाए। तो क्लोनिंग का अर्थ होता है जेरॉक्स या फोटोकॉपी से, जिसमें हूबहू प्रति बनाई जाती है। इस प्रक्रिया में कई प्रकार से जेनेटिक क्लोनिंग किए जाते हैं, जैसे जीन क्लोनिंग, किसी पर्टिकुलर जीन की कॉपी बनाना, रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग, पूरा ऑर्गेनिज्म बनाना जैसे डॉली सीप, और थेरेप्यूटिक क्लोनिंग जैसे स्टेम सेल का निर्माण करना। स्टेप्स ऑफ जीन क्लोनिंग तकनीकी में हम डिजायर जीन को सबसे पहले लाइसोजाइम की सहायता से अलग करते हैं और उसे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम के द्वारा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस में कट करते हैं तथा लाइगेज की सहायता से वेक्टर पर उसे जोड़ देते हैं, और इस प्रकार बने रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट सेल में प्रविष्ट कराते हैं और होस्ट सेल को ग्रो कराने के साथ साथ यहाँ पर डीएनए के क्लोन प्राप्त हो जाते हैं, जिन्हें हम आइडेंटिफाई तथा प्योर करके इन्हें उपयोग में ला सकते हैं। इसका उपयोग करके इंसुलिन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया ई कोलाई तैयार किया गया है, जो ह्यूमन इंसुलिन जीन को इस जीवाणु में इंसर्ट करके बनाया गया है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में जब हम किसी ऑर्गेनिज्म में डिजायर्ड जीन डालते हैं तो इसे कहते हैं जीन ट्रांसफ़र या जीन इन डीएनए इंसर्शन। पौधों और जानवरों में यह प्रक्रिया अलग अलग तरीके से
की जाती है। एग्रोबैक्टीरियम मेडिएटेड जीन ट्रांसफ़र तकनीकी में एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस नामक बैक्टीरिया का उपयोग करके यह प्रक्रिया कंप्लीट की जाती है, जो कि एक नेचुरल वेक्टर की तरह काम करती है। यह टीआई प्लाज्मिड के जरिए फॉरेन डीएनए को प्लांट सेल के न्यूक्लियस केंद्रक में पहुंचाता है। इसके अलावा जीन गन बायोलिस्टिक मेथड से भी डीएनए को प्लांट सेल में शूट करके पहुंचाया जाता है। जंतु कोशिकाओं में डीएनए का इंसर्शन माइक्रो इंजेक्शन मेथड से किया जाता है, जिसमें वेरी फाइन ग्लास निडल से डिजायर्ड डीएनए को सीधे फर्टिलाइज एग या जाइगोट के न्यूक्लियस में इंजेक्ट करा दिया जाता है। इसके अलावा वायरल वेक्टर मेथड या लाइपोसोम मेडिएटेड ट्रांसफ़र तकनीकी का उपयोग करके इसका उपयोग किया जाता है। तो प्लांट में इस प्रकार एग्रोबैक्टीरियम अर्थात जीन गन का प्रयोग करके हम क्लोन को ट्रांसफ़र करते हैं, जबकि एनिमल्स में माइक्रो इंजेक्शन या वायरल वेक्टर्स के द्वारा इसका उपयोग करते हैं। और इसी तकनीक से साइंटिस्टों ने नए नए गुण वाले प्लांट और एनिमल को तैयार करते हैं। ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म वे जीव होते हैं जिनके जेनेटिक मटेरियल डीएनए में किसी दूसरे जीव का फॉरेन डीएनए डाला जाता है ताकि उनमें नया गुण आ सके। ट्रांसजेनिक प्लांट ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें दूसरे जीवों के जीन इंट्रोड्यूस किया गया हो। फॉर एग्जांपल बीटी कॉटन, जिसमें बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस का जीन डाला गया है और यह जीन कीट प्रतिरोधी होता है, जिसमें उत्पन्न प्रोटीन कीटों को नष्ट कर देता है तथा पौधे की रक्षा करता है। इसी प्रकार से गोल्डन राइस विटामिन ए बनाने वाला जीन जोड़कर बनाया गया राइस है। प्लांट में इसका उपयोग पेस्ट रेजिस्टेंस अर्थात कीट प्रतिरोधी, हायर यील्डिंग अधिक उत्पादन तथा न्यूट्रिएंट्स को बढ़ाने के लिए किया जाता है। ट्रांसजेनिक एनिमल्स ऐसे एनिमल होते हैं जिनके डीएनए में फॉरेन डीएनए को प्रयुक्त करके बनाया जाता है। जैसे ट्रांसजेनिक माइस का निर्माण रिसर्च के लिए किया जाता है, जबकि ट्रांसजेनिक काऊ रोजी, जिसमें ह्यूमन प्रोटीन वाला दूध पाया जाता है, का निर्माण किया गया है। तो ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म फॉरेन डीएनए के प्रयोग से बनते हैं, जो कि एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। यूजफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, आनुवांशिकी अभियांत्रिकी के लाभदायक प्रभाव। इसमें सबसे पहले मेडिकल में इसका काफ़ी ज़्यादा उपयोग है, जिसमें मानव इंसुलिन जीन के निर्माण में, इंसुलिन के प्रोडक्शन में, वैक्सीन जैसे हेपेटाइटिस बी के निर्माण में, जीन थेरेपी जीन के उपचार में तथा कैंसर के ट्रीटमेंट में इसका उपयोग किया जाता है। एग्रीकल्चर में इसका उपयोग बीटी कॉटन मीन्स पेस्ट रेजिस्टेंस वैरायटी, गोल्डन राइस जिसमें विटामिन ए पाया जाएगा तथा ड्रॉट और पेस्ट रेजिस्टेंस सूखा व कीट प्रतिरोधी प्रजातियों को विकसित करने में किया जाता है। इंडस्ट्री में इसका उपयोग बायोफ्यूल के उत्पादन में, एंजाइम के निर्माण में तथा बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक का उपयोग करने में किया जाता है। रिसर्च के क्षेत्र में जीन मैपिंग तथा डिजीज के पहचान में, रोगों के पहचान में किया जाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग के कुछ हानिकारक प्रभाव भी हैं, जैसे इथिकल इशू नैतिक समस्याएं। ह्यूमन क्लोनिंग से नैतिक समस्याएं बढ़ी हैं। जीवधारियों में वांछनीय तथा अवांछनीय सुधार से मानव जीवन एवं जीवधारियों के जीवन अस्तित्व पर भी खतरा है। डिजाइनर बेबीज का भी खतरा है। एनवायरमेंटल रिस्क, जीएम क्रॉप से बायोडायवर्सिटी को नुकसान होगा तथा
सुपर वीड्स खरपतवारों का विकास होगा। हेल्थ रिस्क, एलर्जिक रिएक्शन इसके द्वारा उत्पन्न होंगे। साथ ही साथ एंटीबायोटिक जीन्स का काफ़ी प्रसार हो जाएगा। सोशियो इकोनॉमिक इशू, पुअर फार्मर्स पर प्रभाव। गरीब किसान इस तकनीकी का उपयोग नहीं कर पाएंगे और इससे पेटेंट तथा ओनरशिप की भी समस्याएं बढ़ती चली जाएंगी। अब बात करते हैं निष्कर्ष की। जेनेटिक इंजीनियरिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसने विज्ञान की दिशा ही बदल दी। लाइसोजाइम से डीएनए निकालने से लेकर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के काटने तक, वेक्टर से ले जाने और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से पहचानने तक, हर स्टेप एक साइंटिफिक मिरेकल अर्थात वैज्ञानिक चमत्कार की तरह है। लेकिन इसके उपयोग में सावधानी भी उतनी ही ज़रूरी है, क्योंकि यह टेक्नोलॉजी हमारे भविष्य को सुरक्षित भी बना सकती है और ख़तरे में भी डाल सकती है। इसके लिए इसका बहुत ध्यान से ही उपयोग किया जाना चाहिए, वो भी मानव तथा प्रकृति के कल्याण के लिए। थैंक यू सो मच।